brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम दर्पण है। स्वागत है आपका खर्चा पानी के एक और संस्करण में। अंशुमन जी, क्या क्या खबरें ले रहे हैं आज? दर्पण खर्चा पानी के सप्ताह के पहले अंक में आप सबका स्वागत है। तेल से जुड़ी हुई खबरें हमारी चिंताओं में, वरीयताओं में सबसे ऊपर हैं। तो आज हम बात करेंगे तेल के क्षेत्र में हुए दो बदलावों की। एक तो भारतीय बाजार में जो तेल की कीमतों की कमी है वो कितनी पर्याप्त है, और एक और बड़ा फैसला जो सरकार ने हाल में किया है। अफगानिस्तान दूसरी बड़ी चर्चा है। और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अलग थलग करने की जो कोशिशें चल रही हैं, एक खबर हम चर्चा में लेंगे। और बीच में हम बात करेंगे रेलवेज की, जिसको इस कोविड की मंदी के दौरान गहरी चपत लगी है, और रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन और पुनर्गठन का कार्यक्रम है वो कैसे मुश्किल में फंस रहा है। तो आज की तीन बड़ी खबरें हैं। चलते चलते हम आपको बताएंगे कि ब्लड बैंक के बारे में क्या हो रहा है। जी अंशुमन जी, तो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अब एक अलग ही तरीके की अनिश्चितता देखने को मिल रही है। मतलब रिलायंस को जोड़कर अब मार्केट में 14 के करीब कंपनियां होने जा रही है जो एंड यूजर को तेल बेच सकेंगी, मतलब जिनके भारत में पेट्रोल पंप होंगे, अगर आसान भाषा में कहे तो। लेकिन दामों में तो पूरी तरह सरकार का, अंशुमन जी, नियंत्रण है। बेशक सरकार कहती आती है कि दाम मार्केट ड्रिवन है। तो अब क्या होगा और इस पूरे डेवलपमेंट में आम नागरिकों का क्या स्टेक है अंशुमन जी? एक और फैसला दर्पण सरकार के गहरे अंतर्विरोध और अनिश्चितता से भरा हुआ सामने आ रहा है। हम पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करने, फिर कीमतें तय करने की व्यवस्था की बात करें। सरकार करने क्या जा रही है और वास्तविकता जमीन पर क्या है। पहली चीज तो यह कि पिछले 3 दिन में हमने डीजल की कीमतों में 20 पैसे के आसपास की कमी देखी 2-3 दिन में। पर यह कमी किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के जैसी नहीं है। तो यह दावा जो बार बार किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे यहाँ कीमतें निर्धारित होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत मई में $75 थी, अब 66 के आसपास आ गई है। हमारे यहाँ पेट्रोल आज भी ₹100 में है, भारत में है। और सरकारें अगर मैं माने कि केवल पूरी तरह से क्रूड ऑयल के प्राइस से हम डायरेक्ट हो रहे थे या चल रहे थे, तो भारतीय बाजार में पेट्रोल की कीमत ₹100 से नीचे आ जानी चाहिए थी, जो नहीं आ रही। डीजल में मामूली कमी की गई है। इसके अलावा आमतौर पर सरकार सिर्फ कीमतें बढ़ाए रखने के पक्ष में ही नहीं है, बल्कि कीमतें बढ़ाए रखने को बहुत से तर्कों के साथ बचाव भी करती है। ऑयल बॉन्ड और बाकी सारी चीजों को लेकर उसका बचाव भी करती है और डिफेंड भी कर रही। तो ये चीज यहां बिल्कुल अलग साबित हो जाती है या गलत साबित होती है कि भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से निर्धारित होती हैं। अब इसका दूसरा पेंच जो शुरू हो रहा है, सरकार लगभग जो सूचना हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से 6 और नई कंपनियों को पेट्रोल डीजल की बिक्री में आने की इजाजत दे रही है। यानी वो अपने पेट्रोल पंप खोलकर लोगों को पेट्रोल डीजल बेच सकेंगे। ये अजीब सी असंगति और दिलचस्प चीज है। पेट्रोल डीजल की इसमें रिलायंस भी शामिल है। रिलायंस जिसको पहले रिटेल का लाइसेंस मिला था, उसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। अब भारत में 14 कंपनियां होंगी जो अपने पेट्रोल पंप खोलकर पेट्रोल डीजल बेच सकेंगी। प्राइवेटाइजेशन का, रिटेल में प्राइवेटाइजेशन की दूसरी कोशिश है। पहली कोशिश बिल्कुल चारों खाने चित्त गिरी थी औंधे मुंह, जब एस्सार और रिलायंस को पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दी गई थी। सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती है। प्रतिस्पर्धा बाजार में नहीं है, कार्टेल्स का बाजार है। 3 बड़ी कंपनियां सरकार की कार्टेल बनाती हैं, उन्हीं के पास पूरा मार्केट है, वही प्रोडक्ट तय करती हैं। निजी कंपनियों को इस बाजार में प्रतिस्पर्धा की कोई छूट ही नहीं है। तो आपको याद होगा कि एक दौर में भारत में निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप खुले थे, फिर उसके बाद धीमे धीमे वो बंद होना शुरू हो गए। उसी प्रक्रिया के तहत रिलायंस उसे दोबारा मंजूरी लेने आ रही है। लेकिन इसके बाद भी, आज भी, जबकि हमें यह नहीं पता है कि भारत में कच्चे तेल की कीमतों से पेट्रोल डीजल की कीमतों का रिश्ता पारदर्शी ढंग से स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकारें चुनाव को देखकर, अपनी जरूरतों को देखकर इसे सोने की मुर्गी मानकर इसे काटती रहती हैं, इसे निचोड़ती रहती हैं। तब हम इस प्राइवेटाइजेशन को, इन कंपनियों को लाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। कुछ तथ्य इसमें दिलचस्प में जानने वाले। भारत में करीब 69,000 के आसपास, 69,847 गवर्नमेंट ओन कंपनीज के पेट्रोल पंप पे आउटलेट्स हैं, जिनको हम आउटलेट कहते हैं, और 3,000 वो इस साल बढ़ाने वाली हैं। यानी कुल करीब 71-72 हजार आउटलेट्स पहले ही बाजार में मौजूद है पेट्रोल डीजल के। और ये बाजार पूरी तरह 90%, 98% सरकारी कंपनियों के आउटलेट से भरा हुआ है, जैसे इंडियन ऑयल और HPCL और BPCL का है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा IOC का है, जो 32,000 के आसपास, 33,000 के आसपास पेट्रोल पंप चलाती है। इसके बाद फिर BPCL और HPCL है। प्राइवेट सेक्टर का इस बाजार में शुरुआत से हिस्सा बहुत छोटा है।
कहने को रिलायंस के पेट्रोल पंप भारत में 1400 पेट्रोल पंप हैं, करीब 1420 पेट्रोल पंप हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के करीब 6000 पेट्रोल पंप के आसपास हैं और बाकी सबके 18 हैं। पर पेट्रोल डीजल का जो रिटेल मार्केट है उसमें कीमतों पर सरकार का जो नियंत्रण है और जो अपारदर्शिता है प्राइस तय करने में, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर इसमें कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाया और मार्केटिंग का प्राइवेटाइजेशन फिर फेल हुआ है। तो भारत में बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार अपने को प्राइवेटाइज करते हुए दिखाना चाहती है, निजी क्षेत्र को बुलाते हुए दिखाना चाहती है, लेकिन ना तो उसके लिए नीतियां तैयार है, ना उसके लिए व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके आधार पर निजी क्षेत्र को बाजार में प्रतिस्पर्धा मिल सके। अब जो नए प्लेयर आए हैं उसमें आप करीब करीब 5 बड़ी कंपनियां हैं और छठा रिलायंस का री अप्रूवल है। अब ये 5 कंपनियां आकर इस बाजार में क्या करेंगी हमारे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक सरकार इस पूरी व्यवस्था को बदलती नहीं है, सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को पूरी तरह बाजार के हवाले नहीं करती, टैक्स का लेवल नीचे नहीं करती, तब तक ये मार्केटिंग में, ऑयल की मार्केटिंग में सरकारी क्षेत्र का दबदबा या उसका एकाधिकार खत्म होने की गुंजाइश नहीं बनती। अंशुमन जी, हम सभी जानते हैं, खर्चा पानी के जो रेगुलर दर्शक हैं वो भी, कि कोविड ने और इसकी दोनों वेव्स ने पहले से ही खराब भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत करेले पे नीम चढ़ा वाली कर दी है। हर इंडस्ट्री, हर रेटिंग एजेंसी और हर कंपनी से आने वाला डेटा इसी की ताकीद कर रहा है। अब रीसेंट डेटा है भारतीय रेलवे का, करीब 76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ बताया जा रहा है, और ये भी पहले से ही कम परेशानियों से घिरी नहीं थी। इसके अलावा आपने एक और अपडेट दिया था जो दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि कुछ टेंडर के कैंसिल होने की, तो स्थितियां विकट लग रही है रेलवे डिपार्टमेंट की। अब जब कोविड की लहर खत्म हो रही है तो नीचे से अंदर से हमारी अर्थव्यवस्था में कितना नुकसान हुआ इसके आंकड़े निकलना शुरू हो रहे हैं, और घाटा है, नुकसान है, कर्जे से आप छिपा नहीं सकते हैं, ये तो सामने निकल कर आएगा। पिछले 1.5 साल में सरकार ने रेलवे के बारे में हमें वास्तविकता के में देश को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब रेल मंत्री को कहना पड़ा कि उसे 36,000 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले साल कोविड के बीच में यह आंकड़ा आया था कि रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो करीब 99% के आसपास है, यानी वो 100 रुपए जो कमा रही है उसमें से 99 रुपए खर्च कर रही है, 1 रुपया भी उसके पास नहीं बचता है। रेलवे फाइनेंशियली पहले से ही वित्तीय स्तर पर पहले से ही गहरी मुश्किल में थी। सरकार ने इस मुश्किल का समाधान निकालने के लिए रेल मंत्रालय से का बजट ही सेपरेट जो था उसको बंद करके उसके बजट को रेल को केंद्रीय बजट में मर्ज कर दिया था जी। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या बाकी या दिल्ली मुंबई रैपिड रेल कॉरिडोर, ये कॉरिडोर चल तो रहे हैं लेकिन इनमें निजी भागीदारी उस तरह से नहीं आ पा रही है। और अब कोविड ने माल भाड़े की ढुलाई पर और पैसेंजर्स की तो ट्रेनें ही नहीं चली, रेलवे का जो रिसोर्स का एक मुख्य आधार था, जहां से रेलवे को थोड़े बहुत संसाधन आते थे घाटे के बावजूद, उन्हें तोड़ दिया है। और इसी का इशारा रेल मंत्री ने कहा कि उनकी रेलवे को इतना लॉस हुआ है। अब यहाँ दूसरी एक और बड़ी चुनौती है कि पिछले साल सरकार ने काफी उत्साह के साथ एक स्कीम घोषित की थी कि वो रेलवे ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन करेगी, ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, रेलवे स्टेशनों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उसे दिया जाएगा। वो सारी की सारी स्कीमें उलझ गई हैं क्योंकि बाजार इसके माफिक नहीं है, निजी निवेशकों ने इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है। अगले चरण में सरकार फिर रेलवे की कुछ संपत्तियां मॉनेटाइजेशन प्लान का हिस्सा बनाना चाहती है, जिसकी तैयारी चल रही है कि सरकार एक बड़ा नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान 4 साल का लाने वाली है, उसमें भी रेलवे की कुछ संपत्तियों को लाने की बात है। अगर आप ये सारे बिखरे हुए जो सूचनाएं हैं, ये तथ्य हैं, इन्हें जोड़कर एक पिक्चर बनाने की, तस्वीर बनाने की कोशिश करें तो दर्पण लगता है कि सरकार को अब लग रहा है कि जब तक रेलवे से बड़े पैमाने पर संपत्तियों की बिक्री नहीं की जाएगी, रेलवे को दोबारा खड़ा कर पाना और संसाधन ला पाना रेलवे के लिए मुश्किल है। बजट के बस का नहीं है कि रेलवे का इतना घाटा उठाया जा सके। तो अब ये गुत्थी पिछले 1-2 साल से हल नहीं हो पा रही है कि कैसे रेलवे के कुछ हिस्सों को निजी क्षेत्र को बेचा जाए, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी लाई जाए, उसमें किसी तरह से बाहर से फंड्स लाए जा सके। और अगर ऐसा अगले 6 महीने 7 महीने में नहीं हुआ तो ट्रैफिक बढ़ने के साथ भारत में भाड़ा और किराया, मतलब फ्रेट और फेयर बढ़ाने की संभावना फिर दिखाई देगी। हमने पिछले साल भी देखा था, उससे पिछले साल भी देखा था कि फेयर और फ्रेट में बढ़ोतरी हुई थी। तो अब रेलवे क्या करेगी कि रेलवे फ्रेट और फेयर बढ़ाएगी, यानी अपना बिजनेस खुद खाएगी, अपना कारोबार खुद खाएगी। रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट से काफी पिछड़ गई, लॉजिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन और उस मार्केट में। जो प्रीमियम ट्रैवल था रेलवे के पास, उसे एयरलाइंस ने छीन लिया, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास और जो हायर क्लासेस थे, जहां से रेलवे को रेवेन्यू आता था, वो सब
एयरलाइंस पर शिफ्ट हो गया या प्राइवेट व्हीकल्स पे शिफ्ट हो गया। 500,000 किलोमीटर तक सड़कें अच्छी हो गई, लोग अपनी कारों से जाने लगे और पैसा तेल कंपनियों को जाने लगा, पेट्रोल डीजल के तौर पे जो रेलवे को जाता था। अब रेलवे के पास जो ट्रैफिक बचा है वो उसमें या तो फ्रेट के तौर पर वो ट्रैफिक है जिसपे उसको सब्सिडी देनी पड़ती है, जैसे फर्टिलाइजर है, जैसे सीमेंट है, जैसे लोहा है, जैसे कोयला है, जो जरूरी फ्रेट है कोयले का ट्रांसपोर्ट पावर प्लांट तक करना है, जिसपे रेलवे के पास लिमिटेड रिटर्न आता है। या रेलवे के पास वो पैसेंजर ट्रैफिक बचा है जिससे जो सब्सिडाइज्ड है या जो बहुत कम पैसे वाला है। तो रेलवे का जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है वो लड़खड़ा गया। और हम 2014 से बल्कि उससे पहले से लगातार सरकार के भीतर इस बात की कोशिश देखते चले आए हैं। कमेटी बनाई गई, राकेश मोहन की कमेटी थी, कई कमेटियां बनाई गई अलग अलग, पर रेलवे का जो बिगड़ा बाजा है, रेलवे के खजाने का या जो रेलवे के फाइनेंसेस का जो बाजा ना, वो ठीक हो नहीं पा रहा है किसी भी तरह से। तमाम कोशिशें कर ली गई हैं, ना तो निजीकरण सफल हो रहा है, ना रेलवे के खर्चे कम करने की प्रक्रिया कम हो रही, ना रेलवे का रेल बजट के जनरल बजट में मर्जर से रेलवे की माली हालत पे या रेलवे की फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई बड़ा फर्क पड़ा है। तो कोविड के बाद रेलवे भारत के सरकार में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है, इतना भारत की सबसे और दुनिया की सबसे विशाल रेलवे में से एक है। वो एक बड़ी दरार है, एक बड़ी फॉल्ट लाइन है। अगले साल के बजट में हम देख पाएंगे कि रेलवे के लिए सरकार नया क्या करने जा रही, पर अभी जो रेल मंत्री ने जो हमको बताया वो घाटा इस साल के अगले साल तक भी भर पाएगा, इसकी संभावना कम दिखती है। अंशुमन जी, सीधे तीसरी खबर की ओर को चलते हैं। भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाबार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ी है खबर। इसको लेकर 4 देशों के बीच एक मीट होने वाली थी, भारत, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच, इस साल के अंत में। अब सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनने जा रहा। तो क्या ये भारत के लिए भी एक बड़ा झटका कहा जा सकता है? चाबहार स्ट्रेटेजिक तौर पर रणनीतिक तौर पर और अफगानिस्तान से लेकर ईरान और जो ये जो हिस्सा है मध्य एशिया का और उसके आसपास और खासतौर से अजरबैजान और रूस तक का जो हिस्सा है, यहाँ ट्रेड की दृष्टि से बहुत कीमती और स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट था। जब अफगानिस्तान में तालिबान पराजित हुए और नई सरकार आई और भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया, तो भारत ने इस पोर्ट को अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस दी थी और इसे पूरे कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करने की बात कही गई थी, जिसकी तैयारी थी, जिसमें ईरान एक बड़ा पार्टनर था। अफगानिस्तान के बिना ये पोर्ट डेवलप नहीं हो सकता था, क्योंकि अफगानिस्तान को भी इसका हिस्सेदारी बनाई जानी थी। जैसा हम बार बार खर्चा पानी में चर्चा कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में तालिबान की आने वाली सरकार को अलग थलग करने के लिए, उसका ब्लॉकेट करने के लिए, उसके फाइनेंसेस रोकने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। यह फैसला उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिस कड़ी में अब चाबहार की जो कंपनी है या जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उससे अफगानिस्तान की नई सरकार को, अफगानिस्तान को बाहर किया जाएगा। अब यहां दुविधाएं कई सारी हैं। क्या ईरान, अजरबैजान और रशिया और भारत मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला पाएंगे? क्योंकि अफगानिस्तान का लैंड कनेक्ट है चाबहार से। भारत को बड़ा ट्रेड अफगानिस्तान के जरिए बाकी देशों में जाना था और भारत से भी जाना था, क्योंकि रास्ता अफगानिस्तान से होकर जाता है। और दूसरी चीज ये कि इसकी रफ्तार कितनी तेज हो पाएगी। अगर तालिबान की सरकार आक्रामक हुई और उसने सारी प्रक्रिया में मदद नहीं की, तो चाबहार एयरपोर्ट का सिक्योरिटी इश्यूज, उसे चला पाना मुश्किल काम होगा। अफगान इसमें बड़ा स्टेक होल्डर था और वो पूरा ट्रेड रूट डेवलप करने के प्लान का हिस्सा था, जो भारत ने वहां जब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग, तो ये बनाया था कि वो पूरा ऐसा रूट होगा जो पाकिस्तान को बाईपास करते हो जाएगा, क्योंकि भारत ऐसे रूट की बात कर रहा था जो बाईपास करते हुए ईरान और वहां तक चला जाएगा। इसी रूट से बाद में पाइपलाइंस डाले जाने की, गैस पाइपलाइंस की और बाकी सारी चीजों की संभावना थी। तो अब एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा टुकड़ा जो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ईरान और अजरबैजान और रशिया के साइड से तो ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड है, क्योंकि उनके पास पीछे ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी है, पर भारत को ईरान से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जोड़ने की जो रणनीति थी, उसको इससे झटका लगा है। नई तालिबान की नई सरकार का भविष्य क्या, हमें किसी को नहीं पता है। तो इसलिए फिलहाल चाबहार एयरपोर्ट के ऊपर संशय और असमंजस बना रहेगा। अंशुमन जी, चलते चलते बात बेड बैंक की। प्राइवेटाइजेशन के अलावा बेड बैंक भी इस बार के बजट का बड़ा कीवर्ड था। इसकी तामीर जल्द होगी ऐसा लग रहा है अंशुमन जी, जो हम अपडेट्स देख रहे थे।
तो हाँ, चलते चलते महत्वपूर्ण खबर ये है कि आईबीए जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, जो भारतीय बैंकर्स का संगठन है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो भारत में 6,000 करोड़ रुपए की पूंजी वाला, 6,000 करोड़ रुपए के आकार वाला एक बैड बैंक बनाया, जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। वो चूंकि बैंक होगा तो आईबीए को इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। बजट में इस बात की घोषणा हो गई है। हमने अपने खर्चा पानी के एक संस्करण में जब इसे तेजी से आगे बढ़ाने की बात थी तब भी चर्चा की थी कि कहां पहुंचा, और हम उसके अब अगले चरण पर आ गए हैं, जिस चरण में आईबीए रिजर्व बैंक को एप्लीकेशन देकर एक बैंक बनाने का लाइसेंस लेगा। तो आरबीआई जब आईबीए को लाइसेंस देगा तब ये बैड बैंक के, ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ये अस्तित्व में आ सकेगी। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन, बैंकों के निजीकरण, बैंकों के पुनर्गठन, बैंकों में नई पूंजी लाने का, इस सबका दारोमदार इस कंपनी पर है। ये जितनी जल्दी काम करना शुरू करेगी, जितनी जल्दी ये सरकारी बैंकों के फंसे हुए एनपीएस अपने पास जिम्मेदारी पर लेगी, जितनी जल्दी उनकी बैलेंस शीट ठीक साफ सुथरी होंगी, उतनी तेजी से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट हो सकेगा। ये काम कब तक हो सकता है? टाइम काफी निकल चुका है, आधा साल लगभग। संभावना इस बात की है कि अगर ये लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अगले 1 या 1.5 महीने में पूरी हो गई तो हम अक्टूबर के आसपास भारत में बैड बैंक को आकार लेता हुआ और बनता हुआ देख पाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी जल्दी नीलकंठ रूपी बैड बैंक ये विष पिएगा, उतना ज्यादा अमृत मंथन जब बैंकों से होगा, पॉजिटिव खबरें निकलेंगी, ऐसा कुछ कहा जा सकता है मेटाफर में। हाँ, वो लेकिन ये विष उनको भी पीना पड़ेगा जो जिनके पास कर्ज हैं, क्योंकि चलते चलते ये भी जानना जरूरी है कि बैड बैंक में भारत के बड़े बैंकों की हिस्सेदारी है। ये सब मिलकर इसे प्रपोज कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर बना रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अकाउंटिंग की दृष्टि से देखें या व्यवस्था को साफ सुथरा करने की दृष्टि से देखें तो ये आखिरी सुधार होगा बैंकों की दशा सुधारने को लेकर। लास्ट रिसॉर्ट है। एक रिसॉर्ट बैंक्रप्सी था जिसके ऊपर अब काफी सारा विवाद हो चुका है। अब ये आखिरी रिसॉर्ट होगा कि नहीं, अगर बैंकों के कर्ज नहीं वसूले जाते हैं तो उनका कीचड़ साफ करके एक दूसरे स्टोर में रख दिया जाए और उनकी बैलेंस शीट साफ कर दिया और फिर से धीरे धीरे बेचा जाए। बैड बैंक को लेकर भारत का तजुर्बा बहुत मिक्स रहा है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पहले भी भारत में काम करती रही पर उनकी सफलता बहुत ज्यादा नहीं थी। ये कैसे काम करेगा, ये कितनी फंसी हुई एसेट से एनपीएस निकाल पाएगा, ये सारी चीजें समय के गर्भ में है। लेकिन एक बड़ा सुधार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर तक हमें उम्मीद है कि बैड बैंक अपने शेप में आ जाएगा। शुक्रिया अंशुमन जी। तो ये था आज का खर्चा पानी शो के बारे में। कोई भी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। नमस्कार। धन्यवाद।